स्टूडेंट्स, अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 में टोटल 6 सवाल हमें दिए गए हैं। तो एक एक करके इन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे और इसका हल उसी तरीके से करेंगे जैसा हमें बोर्ड एग्जाम में करना है, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसके पहले सवाल से। तो मैं पहले सवाल को प्रश्न के साथ में अलग से लिख लेता हूँ। ये देखिए, ये पहला सवाल हमने अलग से लिख लिया है। हम केवल इसी सवाल पे फोकस करेंगे। हर सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल है और हमने उदाहरण 1-2 किए हैं इसके। तो उसमें आपने देखा होगा कि उदाहरण 2, 3 और 4 में पहले भी हम ऐसे ही सवालों को कर चुके हैं। तो आप चेक कर लेना एक बार। तो प्रश्नावली में वैसे ही सवाल हैं। इस सवाल में करना क्या है, बहुत अच्छे से समझना कि सबसे पहले हमें एक द्विघात बहुपद दिया रहता है, उसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक ज्ञात करने हैं। जब शून्य ज्ञात हो जाएं तो हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि वो वाले शून्यक जो आए हैं वो सही हैं भी या नहीं भी। तो ये सवाल आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो भी द्विघात बहुपद दिया रहता है हम उसको लिखते हैं। तो हमने लिखा दिया गया द्विघात बहुपद। आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से इसकी शुरुआत करनी है, ठीक है। तो आप जो भी हमें दिया गया है बहुपद उसको लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने लिख लिया। बताओ इतना बन जाएगा? बिल्कुल, इतना तो आप कर लोगे। इसके बाद बिल्कुल शांत दिमाग से बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि पहला सवाल समझ में आ गया तो आप अपने खुद से भी कर सकते हो। देखो आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे रफ पेपर रख लेता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसको बहुत अच्छे से समझो। पहले हमने यहाँ पे ये द्विघात बहुपद लिखा। अब इसमें टोटल कितने पद हैं? तो देखो, प्लस और माइनस के जो चिन्ह होते हैं वो अलग अलग पदों में विभाजित करते हैं किसी भी बहुपद को। देखो यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है। तो ये एक अलग पद हो जाएगा और ये एक अलग पद हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है? माइनस का चिन्ह है। यहाँ पे देखो ये माइनस का चिन्ह है तो ये एक अलग पद है जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, और एक पद यहाँ पे ये है। तो बताओ कि इस बहुपद में टोटल कितने पद हैं? तो आप कहोगे 1, 2, 3। टोटल कितने पद हैं? 3। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसके शून्य ज्ञात करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है। वो क्या? सबसे आखिरी वाला जो पद होगा जिसमें केवल संख्या लिखी होगी उसका गुणा आपको x वर्ग के गुणांक में करना है। अब x वर्ग का गुणांक क्या कहलाता है? जो x वर्ग के आगे लिखा रहे। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे लिखा है 7x वर्ग, तो बताइए x वर्ग के साथ में कौन लिखा है? 7 है ना। तो x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा? 7। लेकिन अगर ऐसा लिखा है 7 + x², तो बताओ x वर्ग का गुणांक कितना होगा? तो देखो ये जैसे ही बीच में प्लस लगा तो x वर्ग के साथ में नहीं है 7, ये अलग पद है, क्योंकि धन और ऋण के चिन्ह अलग अलग पदों में डिवाइड करते हैं। तो x वर्ग के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 1। तो x वर्ग का गुणांक कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी x वर्ग का गुणांक कितना है? 1। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे आखिरी वाली संख्या, सबसे आखिरी वाला जो पद होता है उसका गुणा x वर्ग के गुणांक में करना है। तो यहाँ पे कितना है? 1। तो 8 एकम 8। कितनी संख्या मिली? 8। समझ में आया? तो आखिरी वाले पद का गुणा x वर्ग के गुणांक में किया तो 8 एकम 8, तो 8 आया। अब ये बताओ, ये जो 8 आया है ये प्लस का आएगा कि माइनस का? तो माइनस का चिन्ह था ना यहाँ पे, और यहाँ प्लस है। तो माइनस और यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का 1 होगा। तो माइनस का 8 गुणा किया प्लस के 1 में, क्योंकि माइनस का 8 का x वर्ग के गुणांक में हुआ। तो पहले अलग अलग चिन्हों का ऋण ही बनता है, माइनस ही आता है। अलग अलग चिन्हों का माइनस ही आएगा। 8 एकम 8। क्लियर हुआ ना? अब ये आ गया 8 एकम 8, वो भी माइनस का, इनका गुणा करने पे। अब ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है आपको जिनका गुणा 8 आता हो। तो आपने कहा सबसे पहले तो 8 गुणित 1 8 ही आता है। दूसरा आपने कहा 4 दूनी 8, यानी कि 4 और 2 ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा करने से भी 8 आता है, और 8 और 1 ऐसी संख्या है जिनका गुणा करने से भी 8 आता है। लेकिन इनमें से हमें कोई एक ग्रुप
सिलेक्ट करना है, या तो ऊपर वाला या फिर ये नीचे वाला। क्योंकि इन दोनों का गुणा 8 है तो ये दो तो प्रेडिक्शन में आ गए, ये दो तो हमने सोच लिए, लेकिन इनमें से कौन सा सही है ये कौन सोचेगा? बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या में क्या लिखा है? बीच वाले पद में क्या लिखा है? -2। मतलब इनको, इनके बीच में जोड़ने या घटाने से -2 कौन दे सकता है? तो देखो 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 आएगा और 8 में 1 घटाओगे तो 7 आएगा, तो ये तो कभी नहीं दे सकता, तो यही दे सकता है। कैसे दे सकता है? इनको जोड़ने या घटाने से बीच वाला पद आना चाहिए, गुणा करने से तो ये आना चाहिए -8, लेकिन जोड़ने घटाने से बीच वाला पद आना चाहिए। तो कैसे होगा? अगर हमें -2 चाहिए तो हम -4 कर लेंगे और धन का 2 कर लेंगे, तो माइनस का कितना आ जाएगा? अगर -4 में से +2 चले जाएंगे तो -4 ही आएगा ना। समझ में आई बात मेरी? इसका मतलब ये है कि नीचे वाला पद जो है वो सही है। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? इनमें x लगा के लिखेंगे, और अब ये जो -2x है इसकी जगह पे हम -4x और +2x लिख लेंगे। x वर्ग -4x +2x और -8। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आप पे बन जाएगा। अब ये जो चीज है, क्या आपको ये समझ में आया? देखो बहुत ध्यान से समझना है कि जो भी हमें बहुपद दिया रहता है, जैसे x वर्ग -2x -8, ये हमें एक बहुपद दिया गया है, तो इसमें टोटल कितने पद थे? 1 2 3। सबसे आखिरी वाले पद का गुणा x वर्ग के गुणांक में किया तो 8 एकम 8 आया। अब वो माइनस का 8 आया क्योंकि माइनस भी था और यहाँ पे प्लस था, प्लस का 1 था, तो +1 और -8 तो -8 ही आया। अब ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा 8 होता हो, तो हमने कहा एक तो 8 एकम 8 होता है और एक 4 दूनी 8 होता है। कौन सा सही रहेगा? तो फिर यहाँ पे पता चला कि इनमें से कौन सा सही रहेगा वो कौन डिसाइड करता है? बीच वाला पद। बीच में कितना लिखा था? -2। तो इनमें से जिसको जोड़ने घटाने से -2 आ जाए वही सही है। तो 8 में 1 जोड़ने से 9 आएगा, 8 में 1 घटाने से कितना आएगा बता दो? 7 आएगा, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, तो यही होगा। अब -2 कैसे आ सकता है? बड़ी संख्या माइनस की कर दो, यानी -4 कर दो और प्लस का कितना कर दो? 2 कर दो, तो -4 और प्लस के 2 में से जब घटेंगे तो -2 ही आएगा ना। तो हम बीच वाला जो पद है जिसने डिसाइड की है ये दोनों संख्याएं, तो अब हम बीच वाला पद नहीं लिखते हैं, ये लिख दिया ज्यों कहते हो, ये लिख दिया ज्यों कहते हो। जो बीच वाला पद है इसकी जगह पे हमने लिख दिया -4x + 2x, -4x + 2x। समझ पाए? दोबारा से समझा दिया आपको, इसलिए समझाया क्योंकि पहली बार जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको बहुत कम समझ में आता है ये, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी थोड़ा कठिन लगा था, लेकिन फिर 1-2 बार में आ गया था। अब मुझे ये बताओ कि टोटल कितने पद हो गए? तो आप कहोगे 2 पद ये हो गए और 2 पद ये हो गए, तो टोटल कितने पद हो गए बेटा? 4 पद हो गए। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? बड़ा ही सिंपल है। देखो इन 2 पदों में से अलग कॉमन निकालना है और इन 2 पदों में से आपको अलग कॉमन निकालना है, और कॉमन वही निकलता है जो दोनों के पास हो। इन दोनों से पूछते हैं। देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, क्योंकि x के ऊपर कितने की घात है? 2 की, तो इसके पास तो x गुणित x 2x है, और यहाँ x है, तो दोनों में से x कॉमन निकल सकता है। अब 4 से पूछते हैं। 4 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना 4 है, तो केवल x ही कॉमन निकलेगा। तो जब x कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं तो इन दोनों के पास क्या बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, कि इन दोनों के पास क्या बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो चलो देखते हैं। इससे पूछा कि तुम्हारे से x निकल गया तो क्या बचा? इसने कहा 2x थे, 1 निकल भी गया तो 1 रह गया अंदर, ठीक है। माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। इससे पूछा, इसने कहा देखो x निकल गया तो कितना बचा? 4 बचा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट खत्म होता है, यहाँ पे आते हो तो कौन सा चिन्ह मिलता है? प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दो। फिर क्या लिखा है? 2। अब इन 2 पदों में से देखो क्या कॉमन निकल सकता है। देखो यहाँ पे 2 है, क्या इस वाले पद में 2 है? तो कई बच्चे कहेंगे सर नहीं है, यहाँ तो 8 लिखा है, लेकिन है। देखो 2 की दुनिया में 8 आता है कि नहीं? 2 की टेबल में 8 आता है कि नहीं? 2 चौके 8, 4 बार में। तो कॉमन हम 2 निकाल सकते हैं क्योंकि जो अगले पद में संख्या लिखी है वो 2 से पूरी बार विभाजित हो रही है, यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 4, तो 2 तो है ना 8 के पास, 4 दूनी 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 4,
तो 2 उसके पास है तो 2 कॉमन निकल जाएगा, 4 बच जाएगा। तो यानी दोनों पदों से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अब x के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे x है, क्या यहाँ पे x है? आंसर है नहीं है x यहाँ पे, तो केवल 2 ही कॉमन निकलेगा। अब पूछते हैं कि इन दोनों पदों के पास क्या बचा। तो देखो 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचा? x, माइनस लगा है तो माइनस। अब 2 का 8 में भाग कितनी बार जाता है? 4 बार, और वैसे भी 2 कॉमन निकल जाएगा तो 4 ही बचेगा, तो 2 चौके 8, 4 बार चला गया। अब अगर आपके ये दोनों कोष्टक बिल्कुल एक से आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका सवाल सही जा रहा है। तो आपको ये 2 जगह लिखा है तो दोनों में से कॉमन निकाल के एक जगह लिख दो। x माइनस 4 एक जगह लिख दिया, ये 2 जगह लिखे थे ना, इनको एक जगह लिख दिया, और जो बाहर थे उनको कोष्टक में लिख दिया x प्लस 2। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया तो बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद आप आराम से कर लोगे। देखो अब हमें चूंकि ये तो गुणनखंड निकल आए हैं, लेकिन हमें चाहिए थे शून्यक, तो इसके आगे एक स्टेप और करते हैं। हम हेडिंग लगाते हैं शून्यक के लिए, और शून्यक के लिए हम क्या करते हैं कि पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लेते हैं और दूसरे कोष्टक के भी बराबर 0 ले लेते हैं। तो करते हैं, तो x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ पे लिखेंगे या, बीच में आपको या लिखना है और फिर लिख देना है x प्लस 2 बराबर 0। अब ये जो माइनस का 4 है इसका पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो प्लस का 2 है इसका भी पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो शून्यक मिलेंगे 4 और माइनस 2। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये इतना समझ में आ गया? पहला सवाल है, अच्छे से समझो पेशेंस के साथ में, क्योंकि जिन बच्चों के पास पेशेंस होता है, धैर्य होता है, वही लाइफ में कुछ कर पाएंगे। अगर आप एक सवाल अच्छे से समझोगे तो किसी भी सवाल को रटने की जरूरत नहीं होगी, और सवाल बदल के भी आ जाए तो भी कर पाओगे। तो शून्यक तो आपने कर लिया, चलो शून्यक ज्ञात हो गए। अब करना है जांच। तो जांच के लिए आप अच्छी सी हेडिंग डाल देना यहाँ पे, जांच। ठीक है, ये हमने हेडिंग डाल दी कि चलिए अब जांच करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था क्वेश्चन? कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो, यानी चेक करो कि ये जो शून्यक है ये सही है कि नहीं। देखो जांच के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, और नहीं है पता तो याद कर लो, लिख लो इसको, कि जब भी हम जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। यानी कि आप ये सूत्र याद करना बेहद ही आसान है। बटे में देखो बिल्कुल सेम लिखा है ना, बटे में यहाँ x वर्ग का गुणांक लिखा है, यहाँ भी x वर्ग का गुणांक, तो बटे वाला तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ ऊपर का याद रख लो। जब योगफल हो तो माइनस x का गुणांक, जब गुणनफल हो तो केवल अचर राशि। याद हो जाएगा ना? बिल्कुल, इसको अच्छे से नोटबुक में कहीं भी नोट कर लेना। अब इसको मैं जांच करने के लिए पहले ये वाला सूत्र लगा के सत्य प्रूफ करूंगा, इसके बाद ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो पहले हेडिंग डालते हैं इस वाले सूत्र की, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल, तो शून्यक कौन कौन से हैं? एक है 4 और दूसरा है -2, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 4, फिर प्लस करेंगे क्योंकि हमें योगफल करना है, लेकिन हमारा दूसरा शून्यक तो -2 है, तो वो ब्रैकेट में लिख लेते हैं अभी कि ये देखो दोनों शून्यक को जोड़ा गया है, ये हमने दिखाया, और ये हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद अब देखो धन और ऋण, यानी प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 4 -2, और इसके बटे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और इसको हमने फिर से ज्यों का त्यों लिखा। अब इसके बाद 4 में से 2 घटा दो तो कितने बचे? 2 बचेंगे, और बटे में कितना आएगा? 1, और फिर हमने इसको ज्यों का त्यों लिखा। ठीक है ना, बन जाएगा। अब ये जो माइनस है इसको अभी इस तरफ पहुंचा दो, तो अगले स्टेप में हम माइनस को इस तरफ पहुंचा देते हैं, तो होगा -2/1, और इसको हमने बिना माइनस के लिखा। ये देखिए, अब बताइए मुझे कि x का गुणांक क्या सच में -2 है? तो हमारा जो बहुपद है वो सवाल में ऊपर दिया गया है, ये देखिए। अब इसमें जो x का गुणांक है वो है -2, और जो हमें दिख रहा है ये देखिए x का गुणांक कितना दिख रहा है? -2, यानी ये ऊपर वाली जो चीज़ है वो तो सत्य है। अब नीचे आ जाओ, x वर्ग का गुणांक कितना चाहिए? 1, क्या सच में है? यहाँ देखो ये x वर्ग है, इसका गुणांक है कितना? 1, कुछ भी नहीं है तो कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो इसलिए ये वाली चीज भी बिल्कुल सत्य है, तो हम लिखेंगे जो कि सत्य है।
तो ये आप कर पाओगे। तो सबसे पहला है शून्यकों का योगफल, और इसका हमने प्रूफ दे दिया ऐसा करके, इतना कर लोगे ना। अब जब शून्यकों का योगफल हमने निकाल लिया है तो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे और देखेंगे क्या ये भी सत्य है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। तो ये हमने लिख लिया। अब शून्यक जो है हमारे वो हैं 4 और -2, तो इनका गुणनफल करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 गुणित -2, और बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, बराबर ये हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये देखिए, अब ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे का 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो 4 दूनी 8, पहले संख्या का संख्या में किया तो कितना आया 8, और ये माइनस लगा दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस ही आएगा, और बटे में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 1 बराबर, और ये पूरा फिर से ज्यों का त्यों। ये देखिए, अब यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि अचर राशि कितनी दिखाई दे रही है, -8। क्या सच में है हमारे द्विघात बहुपद में? आ जाओ देख लेते हैं। ये देखो, ये अचर राशि कहलाती है, जो सबसे आखिरी में होता है, जो संख्या होता है उसे अचर राशि। -8 सच में है, यानी ऊपर की बात तो बिल्कुल सही है। क्या x वर्ग का गुणांक 1 है? तो वो तो हमें पता ही है कि जो x वर्ग है उसका गुणांक 1 ही है। इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया, सत्य हो गया। तो नीचे लिखेंगे जो कि सत्य है। तो ये हो गया सवाल। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ये देखिए, स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इसके बाद ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है। मतलब जो भी गणित में सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। आपने समझ लिया ठीक है, लेकिन आप भूल भी सकते हो, इसलिए रिवीजन के लिए नोट्स बनवा रहा हूँ साथ में। नोट्स बनाते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। तो कभी भी आपको क्लास टीचर या कोई कोचिंग में करने के लिए देगा, स्कूल में करने के लिए देगा, तो आप उसको अच्छे से कर दोगे, बोर्ड पे भी कर दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसका हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।